स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। साल 2008 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इतिहास में पहली बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एक अफ्रीकन अमेरिकन व्यक्ति को जीत मिली। साल 2014 इंडियन लोकसभा इलेक्शंस में 30 साल बाद किसी राजनीतिक पार्टी ने 280 से ज्यादा सीट्स जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। दोस्तों, विश्व के दो अलग रीजन्स में दो अलग अलग टाइम पीरियड में होने वाली इन घटनाओं में कॉमन लिंक नजर आता है। वो कॉमन लिंक है सोशल मीडिया का पॉलिटिकल कैंपेन्स में एक्सटेंसिव वे में इस्तेमाल करके इलेक्शंस में आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स को अचीव करना। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बराक ओबामा ने 2008 के प्रेसिडेंशियल कैंपेन में सोशल मीडिया का अभूतपूर्व इस्तेमाल किया था। सिमिलरली 2014 में नरेंद्र मोदी लेड बीजेपी भारत में पहली बार सोशल मीडिया को एक्सटेंसिवली यूज कर 10 वर्षों के बाद फिर से सेंटर में पावर को कैप्चर करने में कामयाब हुई थी। ये दोनों घटनाएं अपने आप में ऐतिहासिक मानी जाती हैं, क्योंकि ये वो पहला मौका था जब अनप्रेसिडेंटेड पॉलिटिकल रोलर कोस्टर राइड की ड्राइव ट्रेन में सोशल मीडिया नाम के एक नए मैकेनिक्स का पुरजोर इस्तेमाल किया गया था। दरअसल दोस्तों, हमारे देश में ग्राम पंचायत से निर्वाचित होने वाले प्रधान से लेकर विधानसभा में चुनकर जाने वाले विधायक और पार्लियामेंट में चुनाव जीतकर दिल्ली में अपनी कुर्सी सुनिश्चित करने वाले सांसद महोदय तक भारतीय राजनीति के सभी धुरंधर चुनाव से पहले अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग प्रकार से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का काम करते हैं। इस चुनाव प्रचार की कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी ये चुनावी प्रक्रिया है, लेकिन जब से मीन ऑफ कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट हुआ है तब से इलेक्शंस में इनका इस्तेमाल एक स्ट्रैटेजिक कैंपेनिंग टूल की तरह किया जा रहा है। कम्युनिकेशन के साधनों में जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है तब देश विदेशों में सभी पार्टीज और उनके पॉलिटिशियंस ने उन न्यू टेक्नोलॉजीज का उपयोग अपने चुनाव प्रचार में किया है। फिर चाहे बात प्रिंटिंग प्रेस के इस्तेमाल की हो या फिर पोस्टल सर्विसेज की। लाउडस्पीकर, रेडियो, टीवी, इंटरनेट और ईमेल्स जैसी सभी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल लेफ्टिस्ट से लेकर राइटिस्ट, कैपिटलिस्ट से लेकर कम्युनिस्ट और लिबरिस्ट से लेकर सोशलिस्ट जैसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से बिलोंग करने वाले पॉलिटिशियंस ने जनता के साथ डायरेक्ट कनेक्शन एस्टैब्लिश करने और अपनी पॉलिटिकल रीच को इंक्रीज करने में किया है। असल में 21st सेंचुरी के टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन ने सोशल नेटवर्किंग साइट से लेकर वीडियो शेयरिंग और माइक्रो ब्लॉगिंग जैसे कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हमारी लाइफ का इनसेपरेबल पार्ट बना दिया है, जिसके चलते पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी में मल्टीफोल्ड जंप देखने को मिला है। हालांकि इसी रिवॉल्यूशन के चलते आज किसी भी प्रकार के थॉट्स, आइडियाज और आइडियोलॉजीज को प्रोपेगेट करना भी उतना ही आसान हो गया है। यही कारण है कि इलेक्शन कैंपेन्स में सोशल मीडिया एक ऐसा टूल बनकर उभरा है जो सिंगल हैंडेडली किसी इलेक्शन रिजल्ट को ऑल्टर करने की ताकत रखता है। नतीजा, आज देश भर की पॉलिटिकल पार्टीज अपने फंड्स का एक मेजर प्रोपोर्शन सोशल मीडिया के थ्रू इलेक्शन कैंपेन्स को रन करने में यूज कर रही हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अभी तक सोशल मीडिया ने भारत की पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शन कैंपेन्स को प्रभावित किया है। आज किस तरह ट्विटर, फेसबुक या यूट्यूब जैसे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स 2024 में होने वाले 18th जनरल इलेक्शंस पर क्या इम्पैक्ट डालने वाले हैं। तो अपने डिस्कशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS2 के पॉलिटी और गवर्नेंस सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, सोशल मीडिया के कारण पहले के मुकाबले कम्युनिकेशन काफी इंटरैक्टिव और इमीडिएट हो गया है। लोग अपने थॉट्स, अपने एक्सपीरियंसेस को रियल टाइम में ग्लोबल ऑडियंस के साथ शेयर कर इंस्टेंट फीडबैक रिसीव कर सकते हैं, जिस वजह से आज वर्ल्ड एक कॉमन नेटवर्क का हिस्सा बन गया है, जिसने पीपल टू पीपल एंगेजमेंट को एनहांस कर दिया है। हालांकि हमारे लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को ट्रांसफॉर्म करने के बाद अब सोशल मीडिया पिछले कुछ 1 से 1.5 दशकों में पॉलिटिकल स्फीयर का एक इंपॉर्टेंट टूल बनकर उभरा है। पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर से लेकर जनरल पब्लिक तक देश के हर तबके के लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पॉलिटिक्स डिस्कस और डिबेट करके अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी ये पॉलिटिकल डिबेट ट्रोलिंग और मॉकिंग का रूप लेकर वर्चुअल बुलिंग या हैरेसमेंट में तक कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया के बेनिफिट्स को देखते हुए वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज बिजनेस हाउसेस की तरह इसे एक मार्केटिंग टूल की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया का इंडियन पॉलिटिक्स में एंट्रेंस अभी नहीं, बल्कि इसका अनऑफिशियल इंट्रोडक्शन साल 2011 में हुआ। दरअसल इसी साल देश में इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के तहत जन लोकपाल बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसे अन्ना हजारे लीड कर रहे थे। साथ ही इस आंदोलन में उन्हें देश भर की जनता के साथ अरविंद केजरीवाल, बाबा रामदेव और किरण बेदी जैसे लोगों का साथ। आंदोलन के दौरान किए गए प्रोटेस्ट में अपने एजेंडास को फुलफिल करने के लिए
प्रोटेस्टर्स ने इंडियन लैंडस्केप में सोशल मीडिया की पावरफुल एंट्री करवाई। असल में एक्सपर्ट्स की माने तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट, या जिसे पॉपुलरली अन्ना आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, वो पहला मौका था जहां सोशल मीडिया का इंट्रोडक्शन वाइडर स्केल में इंडियन पॉलिटिक्स में हुआ। यहाँ आंदोलन से जुड़े लोगों ने उस समय की यूपीए सरकार को घेरने के लिए सोशल मीडिया को अपना सबसे कारगर हथियार बनाया था। असल में इस दौरान भारत का एक मेजर एजुकेटेड मिडिल क्लास सेक्शन इंटरनेट से जुड़ चुका था, जिसे ध्यान में रखते हुए आंदोलनकारियों ने टीवी चैनल्स और रेडियो स्टेशन जैसे ट्रेडिशनल मास मीडिया हाउसेस के साथ साथ तेजी से लोगों के बीच पॉपुलराइज होते फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एक्सटेंसिव लेवल पर इस्तेमाल किया था, ताकि इस पूरे मास मूवमेंट से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सके। आंदोलन के दौरान प्रोटेस्टर्स ने आने वाले शेड्यूल से लेकर अपने एजेंडास को मैक्सिमम आउटरीच देने के लिए फेसबुक पर कई पेजेस बनाए, जिससे कई पॉजिटिव रिजल्ट्स आंदोलन को प्राप्त भी हुए। सिमिलरली इसी दौरान व्हाट्सएप जैसी सर्विसेज भी भारत में इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। लिहाजा सरकार के ऊपर लगे करप्शन, ब्लैक मनी जैसे आरोपों को जनता से रूबरू करवाने के लिए मूवमेंट को रन कर रहे किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल जैसे एजुकेटेड पार्टिसिपेंट्स ने इन सर्विसेज के जरिए घर घर तक अपने विचारों को बड़ी आसानी से पहुंचाकर लोगों के बीच कुछ ही समय में अपनी जगह बना ली। भले ही पार्शियल सक्सेस की वजह से यह आंदोलन उतना इफेक्टिव साबित ना हुआ हो, लेकिन इस मूवमेंट ने इनडायरेक्टली इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियंस और सोशल मीडिया के बीच एक कनेक्टिंग ब्रिज का काम जरूर किया। और दोस्तों, सोशल मीडिया यूज का जो ग्राउंड इंडियन पॉलिटिक्स में अन्ना आंदोलन ने ले किया था, उसका सही यूटिलाइजेशन हमें 2014 के जनरल इलेक्शंस में देखने को मिला। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, स्टडी IQ की प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस जो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस में रन हो रहे हैं, उनमें एडमिशन की लास्ट डेट 30 सितंबर है। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगी। दोस्तों, 2014 में जब देश अपने 16th लोकसभा इलेक्शंस के लिए तैयार था, तब देश ने ये कल्पना भी नहीं की थी कि आजाद हिंदुस्तान में महज कुछ सालों तक केंद्र में सत्ता पाने वाली भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े मार्जिन से कांग्रेस को इन इलेक्शंस में शिकस्त दे देगी। वैसे तो 2014 में बीजेपी को मिली बम्पर जीत के कई सारे कारण थे, लेकिन इन सभी कारणों में से एक मेजर रीजन बीजेपी के सोशल मीडिया कैंपेनिंग को माना जाता है। ऐसा सोशल मीडिया कैंपेन जिसने देखते ही देखते गुजरात के एक CM को देश के PM का टॉप नॉमिनी बना दिया। 2014 में सोशल मीडिया से नरेंद्र मोदी को मिली अपनी पॉपुलैरिटी ही वो कारण थी जिसकी वजह से फाइनेंशियल टाइम्स ने उन्हें इंडियाज फर्स्ट सोशल मीडिया प्राइम मिनिस्टर कहा था। ऐसा सोशल मीडिया कैंपेन जिसने इंडियन इलेक्शंस में वोट देने वाले लीस्ट इंटरेस्टेड ग्रुप यानी यूथ को पोलिंग बूथ की तरफ जाने पर मजबूर कर दिया था। डेटा के मुताबिक 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में यूथ वोटर्स का हाईएस्ट टर्नआउट देखा गया था। हालांकि यूथ की इस मोबिलिटी के पीछे कुछ कारण भी थे, जैसे अन्ना हजारे का यूपीए गवर्नमेंट के विरुद्ध एंटी करप्शन मूवमेंट और 2012 दिल्ली में हुआ निर्भया कांड। इन घटनाओं ने यूथ में एक आक्रोश भर दिया था, ऐसा आक्रोश जो तत्कालीन व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहता था, ऐसा आक्रोश जो वुमेन सेफ्टी के लिए सड़कों पर उतर आया था और देश की जनता की मौजूदा व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाने की इस यात्रा को दिशा देने का काम फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने किया। इसी संदर्भ में 2014 का जनरल इलेक्शन एक ट्रू सोशल मीडिया रिवॉल्यूशन था, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक न्यू बैटल ग्राउंड की तरह इमर्ज हुआ, जहां ब्रॉडकास्ट मैसेजेस, प्री रिकॉर्डेड कॉल्स और पब्लिक गैदरिंग जैसे कन्वेंशनल तरीके अपनी पॉपुलैरिटी, रेलेवेंस और एफिकेसी खो रहे थे। 2013 में पब्लिश हुई इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI की रिपोर्ट के अनुसार 2014 के जनरल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने वाली हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने इलेक्शन बजट का 2 से 5% सोशल मीडिया कैंपेन के लिए एलोकेट किया था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि देश का युवा कहाँ है
और कौन से मीडियम उसे प्रभावित कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 2014 के इलेक्शन में अपने सोशल मीडिया बजट को रिस्पेक्टिवली 500 और 400 करोड़ रुपीस रखा था। एक रिसर्च पेपर द यूज ऑफ ट्विटर ड्यूरिंग द 2014 इंडियन जनरल इलेक्शंस में ये कहा गया था कि 2014 के इलेक्शन कैंपेन में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को डिस्क्रेडिट करने के लिए ट्विटर के यूज से अपना इलेक्शन एजेंडा डेवलपमेंट और गवर्नेंस के अराउंड रखा। नतीजा, कन्वेंशनल कैंपेनिंग के साथ ट्विटर के यूज को कंबाइन करके बीजेपी नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को अपनी स्ट्रैटेजी का सेंटर पीस बनाकर इलेक्टोरल नैरेटिव को पर्सनलाइज करने में सक्सेसफुल रही। नरेंद्र मोदी की ट्विटर पर डोमिनेटिंग प्रेजेंस को समझने के लिए आप 16 मई 2014 को नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया इस ट्वीट को देखिए। इंडिया हैज वॉन, भारत की विजय, अच्छे दिन आने वाले हैं। ये तब उस समय तक की ट्विटर हिस्ट्री में मोस्ट रीट्वीटेड ट्वीट था, जो इस बात को दर्शाता है कि 2014 के इलेक्शन से सोशल मीडिया और पॉलिटिकल कैंपेन के नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी थी, जो इसी तरह 2019 में भी जारी रहा। उदाहरण के तौर पर 2019 के लोकसभा इलेक्शंस 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 फेजेस में कंडक्ट हुए। फेसबुक एड लाइब्रेरी रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2019 से लेकर 15 मई 2019 के बीच देश की वेरियस पार्टीज ने मिलकर गूगल और फेसबुक पर 1.21 लाख से ज्यादा पॉलिटिकल एड्स को रन किया था। हालांकि 2014 की ही तरह इस बार भी बीजेपी माई फर्स्ट वोट फॉर मोदी, भारत के मन की बात और नेशन विद नमो जैसे हैशटैग्स का इस्तेमाल कर आर्क राइवल कांग्रेस से अपर हैंड लेने में कामयाब रही और पार्टी ने 303 सीट्स की रिकॉर्ड विक्ट्री को रजिस्टर किया। ऐसे में दोस्तों सवाल उठता है कि कैसे और किस तरह सोशल मीडिया इलेक्शन कैंपेन्स के लिए इतना वाइटल एस्पेक्ट बन गया है। यूके बेस्ड रॉयटर्स इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिज्म द्वारा पब्लिश्ड डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2022 के अनुसार इंडिया में 63% रिस्पोंडेंट्स सोशल मीडिया के थ्रू न्यूज एक्सेस करते हैं। वहीं सर्वे में 53% रिस्पोंडेंट्स ने यूट्यूब के माध्यम से और 51% ने व्हाट्सएप के माध्यम से न्यूज एक्सेस करने की बात कही। लोगों की न्यूज के लिए सोशल मीडिया पर ऐसी बढ़ती निर्भरता सोशल मीडिया को पॉलिटिकल कैंपेनिंग के लिए एक कारगर यंत्र के रूप में दे देती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे आजादी के बाद से लंबे समय तक लोग पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए न्यूज़पेपर्स और रेडियोस का सहारा लिया करते थे, ताकि सरकार की मंशा, पॉलिसीज और अपकमिंग एजेंडास को समझकर आने वाले इलेक्शंस में किस पार्टी के साथ देश को आगे ले जाना है इस बात का फैसला कर सकें। वक्त के साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने रेडियो और न्यूज़पेपर से मिलने वाले पॉलिटिकल अपडेट्स का इजी, क्विक और एनी टाइम एनीवेयर सब्स्टिट्यूट सोशल मीडिया को बना दिया। और दोस्तों उसके कई सारे कारण हैं, जैसे सोशल मीडिया पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस को वाइड रीच और एंगेजमेंट प्रोवाइड कराता है। इसके चलते उन्हें एक अनपैरेलल्ड रीच प्रोवाइड होती है। अपने कैंपेन अपडेट्स, पॉलिसी पोजीशंस और पर्सनल स्टोरीज शेयर करके कैंडिडेट्स वोटर्स के साथ एक डायरेक्ट और ऑथेंटिक कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। कैंडिडेट्स अपनी पर्सनल स्टोरीज के माध्यम से खुद को ह्यूमनाइज कर सकते हैं, जिसका वोटर्स पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के तौर पर राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यूट्यूब पर ज्यादा एक्टिव रहना और समाज के विभिन्न वर्गों को एंगेज करने के लिए यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करना, ये सभी वो मेथड्स हैं जिनने उनकी इमेज बिल्डिंग में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। सिमिलरली सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन के डिसेमिनेशन यानी प्रचार प्रसार का एक इफेक्टिव टूल भी है। पॉलिटिकल पार्टीज किसी इंफॉर्मेशन को तुरंत एक ब्रॉड ऑडियंस तक पहुंचा सकती है और इसके साथ साथ उनके विरुद्ध सर्कुलेट की जा रही मिस इन्फॉर्मेशन को या फिर किसी कंट्रोवर्सी को क्विकली काउंटर कर सकती है। जहां कैंपेन से रिलेटेड कोई हैशटैग हो या उससे जुड़ा कोई चैलेंज, पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्टर उसको तुरंत ही अपने सोशल सर्कल्स में प्रमोट कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जिस तरह 2019 में नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के चौकीदार चोर है को काउंटर करने के लिए मैं भी चौकीदार कैंपेन चलाया, तो कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर बीजेपी के समर्थकों ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर, अपने ट्विटर हैंडल का नाम चौकीदार कर लिया था और बिना किसी देर के आम जनमानस में भी मैं भी चौकीदार के नारे गूंजने लगे थे। इसी तरह सोशल मीडिया ग्रासरूट मोबिलिटी के साथ टारगेट ऑडियंस तक अपने आइडियाज को एडवर्टाइज करने का माध्यम भी प्रोवाइड करता है। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सोफिस्टिकेटेड टारगेटेड ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि पॉलिटिकल कैंपेन्स स्पेसिफिक डेमोग्राफिक ग्रुप तक या इंटेंडेड ज्योग्राफिकल एरियाज तक टेलर्ड मैसेजेस के साथ पहुंच सकें। डेटा एनालिटिक्स और यूजर प्रोफाइलिंग को यूटिलाइज करके कैंपेन्स की वोटर सेगमेंट्स तक पर्सनलाइज्ड एडवर्टाइजमेंट्स डिलीवर कर सकते हैं, जिससे कि उनके मैसेजेस का इम्पैक्ट मैक्सिमम हो और वोटर्स के कन्वर्जन की संभावना में वृद्धि हो जाए। इन सब के अलावा सोशल मीडिया के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज
पब्लिक ओपिनियन मॉनिटरिंग कर सकता है ताकि कैंपेन मैसेजेस की इफेक्टिवनेस को एसेस किया जा सके और अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज को रियल टाइम में मॉनिटर और ऑल्टर करने का वक्त मिले। साथ ही साथ सोशल मीडिया ऑनलाइन कैंपेन फंडरेजिंग और डोनेशंस के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जिसके चलते पार्टीज के लिए कैंपेन फंड रेजिंग प्रोसेस रिवॉल्यूशनराइज हो गया है। हालांकि भारत में अभी पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्टली इस तरह फंड नहीं रेज कर रही हैं, लेकिन उन पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्टर्स अपने सोशल एंडेवर्स के लिए फंड रेज करते हैं, जिससे अल्टीमेटली उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का ही प्रोपेगेशन होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आउटरीच का बेस्ट मेथड है। हम जानते हैं कि आगे के सोशल मीडिया युग में इन्फ्लुएंसर्स अपने फॉलोअर्स के ऊपर कितना प्रभाव रखते हैं या फिर रखेंगे। ऐसे में पार्टीज उन इन्फ्लुएंसर्स को अपने अपने कैंपेन्स में शामिल करती हैं जो उनके पॉलिटिकल कैंडिडेट की विचारधारा से मेल खाते हैं, ताकि उनके साथ किए गए कोलैबोरेशन से अपने मैसेज को जनता के बीच एम्पलीफाई किया जा सके। इन वेरियस रीजंस की वजह से आज सोशल मीडिया इंडियन इलेक्शंस का इनसेपरेबल पार्ट बन गया है। ऐसे में दोस्तों सवाल है कि आने वाले लोकसभा इलेक्शंस में सोशल मीडिया का क्या रोल रहने वाला है। मई 2023 में IAMAI और मार्केट डेटा एनालिटिक्स फर्म कंतार के द्वारा पब्लिश्ड ज्वाइंट रिपोर्ट इंटरनेट इन इंडिया में कहा गया कि इंडिया में एक्टिव इंटरनेट यूजर्स की संख्या 76 करोड़ पहुंच गई है और पहली बार आधे से अधिक भारतीय नागरिक इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। इंटरनेट यूजर्स की बढ़ती संख्या और उसके साथ साथ सोशल मीडिया की बढ़ती पैठ निश्चित रूप से 2024 के इलेक्शंस पर अपनी छाप छोड़ेगी। और ये सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज का भी यही मानना है, और यही कारण है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी अपनी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी और आउटरीच को लगातार धार दे रही हैं। जुलाई में आई खबर के अनुसार बीजेपी 2024 इलेक्शंस के पहले शंखनाद कैंपेन लॉन्च करेगी, जिससे वो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे अपनी सोशल मीडिया मशीनरी को और स्ट्रेंथन कर सके। सिमिलरली कांग्रेस पार्टी भी अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस को और स्ट्रेंथन करने और बीजेपी के प्रभाव को कम करने में लगी हुई है। उदाहरण के तौर पर सितंबर 2022 में कन्याकुमारी से राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जनवरी 2023 में कश्मीर तक पहुंची। इस यात्रा के दौरान फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा अर्ली अपडेट्स आते रहे और इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल किया। और दोस्तों सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि भारत का आज हर राजनीतिक दल सोशल मीडिया पर प्रेजेंट है और अपने एंगेजमेंट को कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर रहा है। दोस्तों सोशल मीडिया की पावर को दिखाता हुआ एक दिलचस्प वाकया देखिए। भारत में शशि थरूर पहले पार्लियामेंट्रियन थे जिन्होंने 2008 में ट्विटर ज्वाइन किया और एक्सपर्ट्स के मुताबिक वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सधा हुआ और सटीक इस्तेमाल करना जानते हैं। वहीं दूसरे हाथ पर बड़े राजनेताओं में मायावती ने ट्विटर सबसे लेट फरवरी 2019 में ज्वाइन किया था। शशि थरूर 2009 में पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद एक भी बार इलेक्शन नहीं हारे और तीसरी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। वहीं मायावती की बहुजन समाज पार्टी 2014 के इलेक्शंस में अपना खाता खोल पाने तक में नाकामयाब रही। 2019 में SP-BSP अलायंस ने यूपी में 15 सीट्स तो जीती, लेकिन 2022 में यूपी असेंबली इलेक्शंस में बीएसपी फिर मात्र एक सीट पर ही सिमट कर रह गई। चुनाव में हार जीत की तो मल्टी फैक्टोरियल एनालिसिस करी जाती है, लेकिन हमारे सामने दो राजनेताओं की कहानियां और उनके आंकड़े कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कैंपेन्स की चेंजिंग डायनेमिक्स की ओर इशारा जरूर करते हैं। ऐसे में ये बात साफ हो जाती है कि 2024 में जीत का सेहरा किसके सर बनने वाला है, इसका फैसला करने में सोशल मीडिया एक वाइटल रोल प्ले करेगा। और दोस्तों एक्सपर्ट्स इसका एक कारण न्यू एज ऑफ इन्फ्लुएंसर्स को मान रहे हैं। दोस्तों 2016 में इंटरनेट के क्षेत्र में रिलायंस जियो द्वारा लाई गई डिजिटल क्रांति के बाद इंटरनेट यूजर्स की संख्या में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो हुई ही, डेटा के इस एक्सेस के साथ डेटा की अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ गई और इस कारण लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक इत्यादि पर समय भी ज्यादा बिताने लगे। इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट ये हुआ कि सोशल मीडिया पे क्रिएटर्स की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। क्रिएटर्स के फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स की भी संख्या बढ़ने लगी और वो लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनकर उभरे। तो इस संदर्भ में ये न्यूज हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। पीएम मोदी ने 26 मई 2023 को पीएम के रूप में अपने 9 साल पूरे किए और इसी दिन उन्होंने मुंबई में 500 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से मुलाकात की। जैसे जैसे 2024 के इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स एक हॉट प्रॉपर्टी बनकर उभर रहे हैं। ANI के स्मिता प्रकाश के कैबिनेट मिनिस्टर्स और राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स के साथ पॉडकास्ट यूट्यूब पर काफी पॉपुलर हैं। हालिया महीनों में हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी फ्री व्हीलिंग चैट करते हुए देखा गया है। जैसे मई 2023 में नितिन गडकरी राज शमानी के यूट्यूब चैनल पर आए थे
इसके साथ ही यूनियन मिनिस्टर्स जैसे कि एस जयशंकर, स्मृति ईरानी, बियर बाइसेप्स एके रणवीर इलाहाबादिया के यूट्यूब चैनल पर अपीयर हुई हैं। इन वीडियोस को लाखों लोगों ने देखा। साथ ही पॉडकास्ट को काफी अटेंशन इसलिए भी मिला क्योंकि इन वीडियोस का कैप्शन था को प्रेजेंटेड बाय MyGov इंडिया। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के फाउंडर अपार गुप्ता ने हाल ही में ट्विटर पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट का टेंडर शेयर किया जिसका टाइटल था रिक्वेस्ट फॉर इम्पैनलमेंट फॉर सिलेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज फॉर इम्पैनलमेंट विथ MyGov। और इसके तहत गवर्नमेंट के द्वारा वाइडर सिटीजन एंगेजमेंट के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और मार्केटिंग एजेंसीज को इनवाइट किया गया था। सिमिलरली पीयूष गोयल ने भी जून में कंज्यूमर अवेयरनेस के स्कोप को फर्दर बूस्ट करने के लिए इंडिया के टॉप परफॉर्मिंग यूट्यूबर्स के साथ एक इंटरैक्शन किया था। बीजेपी ने इस बार सोशल मीडिया के द्वारा देश के 30% लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। इसी सिलसिले में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 27 अगस्त से 15 सितंबर के बीच स्पेशल सोशल मीडिया वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज की। दो बीजेपी लीडर ने एनोनिमिटी की कंडीशन पर हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि पार्टी इस बार डिफरेंट सोशल मीडिया फेसेस को गेन करने पे फोकस करेगी। पार्टी 20,000 से 1 लाख तक सब्सक्राइबर वाले सोशल मीडिया पर्सनालिटीज को रिक्रूट करने की कोशिश करेगी। उन्होंने ये भी बताया था कि 27 अगस्त को लखनऊ में होने वाली सोशल मीडिया वर्कशॉप के लिए 449 बड़े इन्फ्लुएंसर्स को इनवाइट किया गया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पार्टी का फोकस 10,000 फॉलोअर्स से 50,000 फॉलोअर्स वाले लोगों को जोड़ने पर रहेगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सोशल मीडिया के कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के रीजनल कन्वीनर महेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया को प्रायोरिटी दी है। यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट में 12 मेंबर्स की एक सोशल मीडिया टीम होगी जबकि आईटी टीम में सिर्फ 2 मेंबर्स होंगे। उन्होंने कहा कि ये पहली बार है जब पार्टी आईटी विंग से ज्यादा सोशल मीडिया को पुश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सोर्सेज ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि अप्रैल 2023 में हुई वर्कशॉप में सोशल मीडिया टीम हेड्स को सोशल मीडिया और ग्रासरूट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के बीच गैप कम करने को कहा गया। उन्होंने कहा कि पार्टी इस दिशा में प्रयासरत है कि कैसे सरकार के डेवलपमेंटल एजेंडा को पुश करने के लिए इंस्टाग्राम का सहारा लिया जा सकता है। इंस्टाग्राम ने अपने रील्स फीचर के थ्रू अर्बन रूरल डिवाइड को ब्रिज करने का काम बखूबी किया है। न सिर्फ बीजेपी बल्कि हर पॉलिटिकल पार्टी ही इन इन्फ्लुएंसर्स की सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी को अपने फेवर में भुनाना चाहती है और इसके लिए वो खुलेआम पैसे खर्च करने को भी तैयार है। उदाहरण के तौर पर 26 जून 2023 को राजस्थान गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया जिसमें वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अपनी वेलफेयर स्कीम्स को प्रमोट करने के लिए 10,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक ऑफर कर रही है। यूपी में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी भी हर 3 लोकसभा सीट्स पर एक सोशल मीडिया प्रभारी नियुक्त करने की योजना बना रही है। इसके तहत व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर कार्यकर्ताओं, वॉलंटियर्स और वोटर्स को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर जो पिछले 2 वर्षों से पॉलिटिकल वीडियोस बना रहा है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से बात करते हुए बताते हैं कि ये इलेक्शन एक इन्फ्लुएंसर्स का इलेक्शन रहेगा। ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट हरीश पिजूर के अनुसार सोशल मीडिया वोटर्स के माइंडसेट को शेप करने में एक बड़ा रोल प्ले करता है। वो कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को इसलिए इन्फ्लुएंसर्स की जरूरत होती है क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा किया गया एडवर्टीजमेंट ओवर्ट नहीं होता, ऑब्सीन होता है। वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स में ओवर्ट मैसेजेस कभी भी वर्क नहीं करते जबकि कोवर्ट मैसेजेस वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने की काफी क्षमता रखते हैं। हरीश बिजूर के अनुसार इन्फ्लुएंसर्स लोगों की लगभग 50% ऑडियंस को ये नहीं पता होता कि उनके चहेते इन्फ्लुएंसर के मैसेज या प्रोग्राम का कितना हिस्सा मोटिवेटेड है और वो लोग इन्फ्लुएंसर्स की बातों से प्रभावित हो जाते हैं। हरीश बिजूर आगे कहते हैं कि अगर इन्फ्लुएंसर अपनी 50% ऑडियंस को पॉलिटिकली प्रभावित करने में सफल हो जाता है तो ये बात पॉलिटिक्स और ऑप्टिक्स दोनों के लिए ही अच्छी है। पॉलिटिकल पार्टीज का इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेशन के अलावा ट्विटर पर हजारों हैंडल्स ऐसे हैं जो प्रोफेशनली तो कुछ और जॉब करते हैं लेकिन किसी ना किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से स्ट्रांगली कनेक्ट करते हैं और उसी पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसीज की बातें अपने ट्वीट्स के माध्यम से रखते हैं। ऐसे हैंडल्स भी पब्लिक को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। यूट्यूब पर ढेरों चैनल हैं जो न्यूज के नाम पर किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के ध्वजवाहक बने रहते हैं। ऐसे में YouTube शॉर्ट्स के माध्यम से 1 मिनट के अंदर कही गई कुछ बातें वायरल हो जाती हैं और हर स्मार्टफोन होल्डर की आंखों और कानों तक पहुंच जाती हैं। और ये सभी फैक्टर्स 2024 के जनरल इलेक्शन में सोशल मीडिया को पॉलिटिकल कैंपेनिंग में एक प्रोमिनेंट प्लेस देते हैं। तो अभी तक के इस वीडियो को देखकर हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि अगर किसी नेता को चुनाव जीतना हो या किसी राजनीतिक पार्टी को सत्ता हासिल करनी हो तो बस सोशल मीडिया का सधा और सटीक इस्तेमाल और सत्ता खुद ब खुद आकर
झोली में गिर जाएगी और श्रीमान या श्रीमती, नेता या नेत्री कुर्सी पे विराजमान हो जाएंगे। तो नहीं, कुर्सी यूं सोशल मीडिया मात्र से नहीं मिल जाती। इस बात को प्रूव करती है 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जून 2019 में पब्लिश्ड CSDS लोकनीति की स्टडी, इसका नाम है सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल बिहेवियर, जो बताती है कि इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप में सोशल मीडिया के यूज में जरूर अनडाउटेडली सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुई है, लेकिन अभी भी इंडियंस डेवलप्ड इकोनॉमीज के कंपैरिजन में सोशल मीडिया कम यूज करते हैं। इसलिए सोशल मीडिया हेल्प तो कर सकता है, लेकिन पॉलिटिक्स का कोर अभी भी पार्टियों का जमीनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ही है। इनफैक्ट CSDS ने जब वोटर से बात की तो ये फाइंडिंग निकलकर सामने आई कि 64% ऑफ वोटर्स, यानी कि हर 3 में से लगभग 2 वोटर्स ने सोशल मीडिया बिल्कुल भी यूज नहीं किया। वहीं 15% रिस्पोंडेंट्स का सोशल मीडिया एक्सपोजर लो था, मतलब वो सिर्फ मंथली बेसिस पर सोशल मीडिया को यूज करते थे, और ये सोशल मीडिया यूजेज कंट्री में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं है। इस रिपोर्ट के हर्ट में ये बात है कि सोशल मीडिया ने 2019 के जनरल इलेक्शंस में बीजेपी को सर्टेनली हेल्प किया है, लेकिन ये ड्राइव बीजेपी को उनके रियल वर्ल्ड डोमिनेशन के आधार पर ही मिली है। सोशल मीडिया ग्राउंड पॉलिटिक्स का रिप्लेसमेंट नहीं है। ये बात इस फैक्ट के साथ और पुख्ता हो जाती है कि कांग्रेस पार्टी ने 2019 में 2014 के मुकाबले अपना सोशल मीडिया परफॉर्मेंस बेहतर किया था, लेकिन बीजेपी कांग्रेस का वोट शेयर गैप 2014 की तुलना में 2019 में और ज्यादा हो गया था। हालांकि CSDS की इस रिपोर्ट में एक बात का जिक्र नहीं है, और वो है सोशल मीडिया के स्पिल ओवर इफेक्ट की। ये रिपोर्ट इस बात को नजरअंदाज करती है कि सोशल मीडिया पे डिस्कस किए जाने वाले इश्यूज अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया के प्रोग्राम्स को ड्राइव करते हैं, और इस प्रकार से पार्टियों के ऑनलाइन एफर्ट्स इंडियन इलेक्टोरेट के एक लार्ज प्रोपोर्शन तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया के द्वारा मैसेजेस के लाइटनिंग फास्ट डिसेमिनेशन और अनपैरेलल्ड रीच के कारण फेक न्यूज, हेट स्पीच के केसेस भी खूब देखने को मिलते हैं। कई बार समाज के कुछ अराजक तत्व इन एक्टिविटीज में शामिल होते हैं, तो कई बार ये देखा गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने IT सेल्स के माध्यम से पब्लिक सेंटिमेंट्स को पोलराइज करने के लिए, ऑपोजिशन को डिस्क्रेडिट करने के लिए फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब इत्यादि का सहारा लेते हैं। सोशल मीडिया एल्गोरिदम कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है कि हर व्यक्ति को ऐसी इंफॉर्मेशन मिले जो उसके इंटरेस्ट को सूट करती हो, क्योंकि लोग सिमिलर ओपिनियन से रूबरू होते हैं और काउंटर स्टेटमेंट्स, ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स के साथ डायलॉग के एब्सेंट होने के कारण यूजर्स ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं देख पाते, और फिर लोगों के व्यूज इंक्रीजिंगली रीइंफोर्स होते जाते हैं। इसे ही मीडिया की भाषा में एको चैम्बर कहते हैं। इसलिए दोस्तों, जब लोग ऐसी डिस्टॉर्टेड या फेक न्यूज देखते हैं जो उनके ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ओपिनियन को कंफर्म करती है, तो बिना किसी प्रश्न के उसे सच समझकर एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस फिनोमेनन को सोशल साइकोलॉजी में कंफर्मेशन बायस कहा जाता है। ऐसा होने से सोसाइटी में पोलराइजेशन होता है और ये मैनिपुलेशन को भी इनेबल करता है। इसके अलावा दोस्तों, बदलते परिदृश्य में एक और खतरा उभर कर आ रहा है, इसका नाम है डीप फेक। डीप फेक्स ऐसी डिजिटली मैनिपुलेटेड सिंथेटिक मीडिया है जिससे एक व्यक्ति को कन्विंसिंगली दूसरे व्यक्ति के साथ रिप्लेस किया जा सके। इसमें जनरेटिव AI की हेल्प से फेशियल अपीयरेंस का मैनिपुलेशन किया जाता है। भारतीय राजनीतिक पटल पर डीप फेक्स ने पहली बार फरवरी 2020 में दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस के दौरान दस्तक दी, और मनोज तिवारी पहले भारतीय राजनेता बने जिन्होंने इसका उपयोग किया। हालांकि उन्होंने बस इसका उपयोग इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस और हरियाणवी ऑडियंस को केटर करने के लिए किया था, लेकिन ऐसी डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी किसी ऑपोजिशन के लीडर को डिस्क्रेडिट करने के लिए भी यूज की जा सकती है। दोस्तों, सोशल मीडिया ने इंडियन पॉलिटिक्स को इंक्लूसिव बनाया है, क्योंकि जो नागरिक पहले ज्योग्राफी के कारण या डेमोग्राफी के कारण पॉलिटिक्स से एक्सक्लूडेड था, उनकी भी पॉलिटिकल प्रोसेस में डायरेक्ट एंट्री हुई है। सोशल मीडिया ने अनप्रेसिडेंटेड स्केल पे व्यू पॉइंट्स की डाइवर्सिटी और पब्लिक एंगेजमेंट को अलाउ किया है, और देश विदेश में पॉलिटिकल पार्टीज ने मास कम्युनिकेशन के इस नायाब तरीके का बखूबी इस्तेमाल किया। अब दोस्तों, ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनावों में हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर्स अपनी कैंपेनिंग में सोशल मीडिया का कितना इनोवेशन इंटीग्रेशन करते हैं। इस मुद्दे पे दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में देखते हुए 2 सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। And the question number 1 is, the increasing influence of social media in global politics and national elections demand strong measures. Comment. Statement 2, discuss the role of social media in influencing political opinions and social attitudes in the country.
एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।